आलोक आईएएस अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है दोस्तों। आप जानते हैं कि मैं आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूं। तो आज हम लोग जो अपने आलोक आईएएस अकेडमी ऐप में हम लोग जो क्लासेस ले रहे हैं उनमें से एक टॉपिक अब हम लोग लेते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट लेक्चर है वो है हम लोगों ने आर्टिकल नंबर 16 को अब उठाना है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आपको पढ़ा रहा हूँ और उसमें से मैं बेस करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ। जैसे कि आपके लिए आईएएस, पीसीएस, पीसीएसजे, क्लैट, एनडीए, सीडीएस, इन सारे एग्जाम्स में खासकर सीडीएस आपको बहुत ज़्यादा ये हेल्प करेगा। और उम्मीद है दोस्तों कि इसमें 80 से 90% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, किसी भी एग्जाम में, आईएएस में, पीसीएस में, पीसीएसजे में, सीडीएस में, एनडीए में, या और भी कोई एग्जाम हो रहा है, 80 से 90% क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इस तरह का श्रम हम आपके साथ करेंगे जिससे आपको वो बेनिफिट प्राप्त हो। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल नंबर 16 पे। आर्टिकल नंबर 16 क्या कहता है बेयर एक्ट में? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। There shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office under the state। क्या कर रहा है हिंदी में से? राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्त से संबंधित विषयों से सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। क्या कह रहे हैं? एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। राज्य के अंदर में किसी भी नौकरी में, स्टेट, यहां नेशन स्टेट भी है, स्टेट भी है। क्या कह रहे हैं? राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन की नियुक्ति, कोई व्यक्ति जो गवर्नमेंट नौकरी पाता, सीधी सीधी बात, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो। स्टेट यहाँ स्टेट एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव आधार पर भी है, स्टेट एज ए नेशन भी है। स्टेट राष्ट्र राज्य के रूप में भी है और स्टेट प्रशासनिक रूप से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के रूप में भी है। तो हम क्या कह रहे हैं कि देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रदान की जाएगी, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट फॉर ऑल सिटीजन्स। याद रखना यहां टर्म है ऑल सिटीजन्स। यहां पर सिटीजन जो बाय बर्थ है या एक्वायर, जो हम एक्वायर करते हैं, इनमें से किसी आधार पर सिटीजन है। अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है तो उसके साथ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। सभी नागरिकों के साथ उसे सरकारी नौकरी में उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ये एक आदर्श स्थिति है। अभी आप आगे देखेंगे कि भेदभाव होगा या वो जो डिस्क्रिमिनेशन है वो होगा, लेकिन वो डिस्क्रिमिनेशन इसलिए नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा दे, क्योंकि पहले ही लिख दिया गया है आर्टिकल नंबर 16 सब प्लस 1 में कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्त से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। ये एक आदर्श स्थिति। लेकिन अवसर, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी अगर नहीं है तो अवसर की समानता में डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा। अगर वो डिस्क्रिमिनेशन समानता को बढ़ाने के लिए है तो वो किया जाएगा। यही समझ लीजिए आर्टिकल नंबर 16(1) में, क्योंकि बहुत बार विद्यार्थी मुझसे इसी क्लास में बैठ के कहते हैं ऑफलाइन में कि सर जब ये कह दिया गया आर्टिकल नंबर 16 सब प्लस 1 में कि राज्य इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी करेगा फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। अंडर द स्टेट अगर किसी ऑफिस में सबको बराबर समानता की बात है तो आरक्षण क्यों? ये प्रश्न आता है। तो मैं बार बार ये कहता हूं, जो आपसे कह रहा हूं, आरक्षण इसलिए क्योंकि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिले। अगर कोई दलित है, 5000 साल से उसका शोषण हो रहा है, 5000 साल से उसको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी उसे ही कहते हैं ना। कैसे इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है? मान लीजिए मैं कानपुर में हूं, मेरा बच्चा केंद्रीय विद्यालय में पढ़े,
किसी का बच्चा दून में पढ़े, किसी का मतलब मेरे गांव कुर्नी गांव में प्राइमरी स्कूल में पढ़े, तो तीनों के स्टेटस में अंतर है। और फिर उसमें भी उसकी सोशल रिस्पेक्ट ना हो, वो दलित हो, महादलित हो, अति पिछड़ा हो, उसके पिता खाल निकालने का काम करते हैं, जमादार हैं, उसे तो वैसे भी बहुत सारे मौके नहीं मिले हैं। तो इन स्थितियों में क्या किया जाए? प्रश्न है। इन स्थितियों में इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देने के लिए किसी को ज्यादा अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए, भेदभाव को खत्म करने के लिए कुछ लोगों को मौके ज्यादा प्रदान किए जाएंगे। जैसे आरक्षण, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, आप जानते हैं ओबीसी को 2 अटेम्प्ट ज्यादा मिलते हैं जनरल से, और एससी को अनलिमिटेड अटेम्प्ट मिलते हैं। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं, जनरल को 4 अटेम्प्ट मिलते हैं या 6 अटेम्प्ट मिलते हैं मान लीजिए। तो वो अटेम्प्ट कैसे जो है, तो हमने क्या किया, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देने के लिए भी डिस्क्रिमिनेशन किया। लेकिन उसका मेंसरिया क्या है? उसका मेंसरिया है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सस्टेन रहे, वो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जिंदा रहे। तो आर्टिकल नंबर 16 सब क्लास 1 समझ में आ गया। कोई जल्दबाजी नहीं, बहुत आराम से पढ़ेंगे, चाहे 60 लेक्चर में पूरा खत्म हो, चाहे 70 लेक्चर्स में खत्म हो, चाहे फिर 100 लेक्चर्स भी लगे, लेकिन पढ़ेंगे आराम से। क्योंकि कोई भी चीज अगर एक बार की जाए तो अच्छी तरह की जाए, वो खत्म हो, 16 सब क्लास 1 समझ में आ जाए आपको। उसके साथ ये भी समझ में आ जाए कि जो समानता की बात करेंगे, राज्य किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की। लेकिन अगर उसके साथ हजारों साल से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो बराबरी की बात आप कैसे कर सकते हैं? इन स्थितियों में फिर हम उनके साथ कुछ ऐसी चीजें करेंगे जिससे इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जिंदा रहे। 16 सब क्लास 1 क्लियर? ओके, अब बात करते हैं 16 सब क्लास 2 में। 16 सब क्लास 2 क्या कहता है? वो कहता है राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में राज्य के पास जो नौकरियां हैं उनको देने के लिए केवल पर ध्यान रखना बहुत जोर, ओनली धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान और निवास या इनमें से किसी आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा, न उसके साथ भेदभाव किया जाएगा। एक दूसरी आदर्श स्थिति बताई, पहले कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में पहले एक आदर्श स्थिति बताई जाती है, फिर अगर कुछ अतिरिक्त देना है तो उसे अगले वाले सब क्लॉज में दे दिया जाता है। जैसे पहले कहा 16 सब क्लॉज 1 में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन आरक्षण है। लेकिन वो आरक्षण पहले हमने बता दिया कि राज्य का उद्देश्य क्या है, भेदभाव को समाप्त करना। 16 सब क्लॉज 2 में क्या कहा कि केवल धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जात के आधार पर, लिंग के आधार पर, उद्भव और जन्म स्थान के आधार पर, निवास में, इनमें से किसी आधार पर ना तो कोई नागरिक अपात्र होगा, ना उसके साथ भेदभाव किया जाएगा। अंग्रेजी में नॉट सिटीजन सेल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस और एनी ऑफ देम बी ineligible for or discriminated against in respect of any employment or office under the state। कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा अंडर द स्टेट में, ये 16 सब क्लॉज 2 कहता है। अब हम आगे बात करेंगे। मैंने क्या कहा, पहले हम एक एब्सोल्यूट बात कर रहे थे कि ये नहीं करेंगे, फिर अगर कुछ करना है, कुछ अतिरिक्त देना है किसी को, तो अगले वाले आर्टिकल में हम बता देंगे चुपचाप। जैसे 16 सब क्लॉज 3 क्या कहता है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट, क्या कह रहे हैं 16 1 और 2 में जो भी कहा गया है, इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट पार्लियामेंट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ प्रिस्क्राइबिंग इन रिगार्ड ऑफ ए क्लास और क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट or appointment of an office under the government of any local or other authority within a state or union territory, any requirement as to residence with the state or union territory prior to such employment or appointment। क्या कर रहे हैं, राज्य इस अनुच्छेद के साथ कोई संसद को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी, रोकेगी नहीं, जो किसी राज्य में, स्टेट में, संघ राज्य क्षेत्र में, यूनियन टेरिटरी में, या उससे किसी जो लोकल बॉडीज हैं, अन्य प्राधिकारी है के अधीन
वाले किसी वर्ग या वर्गों में के पद पर नियोजन या नियुक्त के संबंध में ऐसे नियोजन या नियुक्ति से पहले उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर निवास विषय कोई अपेक्षा आवश्यक है। फिर से समझते हैं, 16 सब क्लॉज 3 कहता है कि 16 सब क्लॉज 1 कहता है राज्य किसी के साथ सरकारी नौकरी में कोई भेदभाव नहीं करेगा। 16 सब क्लॉज 2 के साथ कहता है जन्म स्थान, निवास स्थान, धर्म के आधार पर, जेंडर के आधार पर, इन आधारों पर भी कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन 16 सब क्लॉज 3 में कहता है, उसे पता है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, उत्तराखंड के एक गांव में बहुत अंदर कोई रहता है, छत्तीसगढ़ के ट्राइब्स एरिया में कोई रहता है, उसके लिए निवास स्थान या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव जरूरी है। तो आर्टिकल नंबर 16 सब क्लॉज 3 में ये कह दिया गया कि भारत की पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है। क्या अधिकार है? कि निवास स्थान के आधार पर अगर कोई विशेष व्यवस्था की जाती है, निवास स्थान के आधार पर अगर कोई आरक्षण दिया जाता है, कोई ऐसा विशेष प्रिविलेज दिया जाता है, तो पार्लियामेंट को आर्टिकल नंबर 16 सब क्लॉज 1 और 16 सब क्लॉज 2 ये अधिकार नहीं देता है। देखिए 16 सब क्लॉज 2 क्या कहता है? क्या कहता है? नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस, एनी ऑफ देम, किसी एक आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन 16 सब क्लॉज 3 कहता है कि पार्लियामेंट निवास स्थान के आधार पर कोई भेदभाव अगर करना चाहे, कोई नियम बनाना चाहे, यही लॉ की खूबसूरती है। पहले वो कहता है कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, फिर कहता है कि जरूरत पड़े तो पार्लियामेंट कर सकती है, यानी अंतिम निर्णय का अधिकार पार्लियामेंट को दे दिया। अब दोस्तों ये समझो कि पार्लियामेंट के पास अंतिम निर्णय के अधिकार का क्या मतलब है। इसका मतलब है वर्तमान 1947 की पार्लियामेंट नहीं, 2010 की पार्लियामेंट नहीं, 2022 की पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि अब जो आर्टिकल नंबर 16 सब क्लॉज 1 एंड 16 सब क्लॉज 2 है, ये क्या और किस तरह से लागू किए जाए। क्योंकि अगर एक बात लिख दी गई और उसको फॉलो करने के लिए अक्षर से अगर कर दिया गया तो लॉ मृत समान हो जाता है। लॉ जीवंत है, कानून लोगों के ऊपर लागू होता है, ये फिजिक्स के नियम जैसा नहीं है। एज इट इज उसे नहीं लागू कर सकते हैं, उसके लिए बहुत सारे इफ और बट होते हैं। तो आर्टिकल नंबर 16 सब क्लॉज 3 वो इफ और बट है। क्या? अगर निवास स्थान के आधार पर कोई अगर अतिरिक्त सुविधा देनी है, कोई व्यक्ति उत्तराखंड के चमोली में गोलदम के नीचे, पहाड़ के नीचे रहता है, उसे ऊपर आने के लिए ही 10 घंटे लग जाते हैं, फिर वहां से हल्द्वानी आने के लिए उसे 12 घंटे लग जाते हैं, 20 घंटे तो क्यों चलने में लग जाते हैं किताब खरीदने आने के लिए। अभी भी बहुत जगह अमेजन नहीं उपलब्ध है, उसे एग्जाम देने के लिए लग जाते हैं। तो उस ज्योग्राफिकल आधार पर भी आरक्षण, कोई निवास स्थान के आधार पर भी आरक्षण या विशेष व्यवस्था जिसे हम कहते हैं वो किया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 16 सब क्लॉज 3 कहता है। चलिए अब पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 16 सब क्लॉज 4। Nothing in this article shall prevent the state from making any provision for the reservation of appointments or posts in favor of any backward classes of citizens which in the opinion of the state। कह रहे हैं अगर किसी क्लास को जो कि बैकवर्ड क्लास है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, दलित है इवन देन, तो उसको विशेष सुविधा या आरक्षण देने से भी रोका नहीं जाएगा। यानी अगर निवास स्थान पर पार्लियामेंट को विशेष कानून बनाने का अधिकार है, आर्टिकल नंबर 16 सब क्लॉज 3 में हमने दे दिया। और अगर किसी कास्ट का सरकार को लगता है कि उसका पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जैसे इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य के पिछड़े हुए नागरिकों को कि किसी वर्ग के पक्ष में जिसका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं, यानी ओबीसीज कम है राज्य की नौकरियों में, दलित कम है, उनका स्थान कम है वो नौकरियों में जितनी उनको जाना चाहिए, उनका उस तरह का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। यानी गवर्नमेंट जॉब में जो डेमोक्रेटिक सेटअप में के तहत उनको जो पर्याप्त उनकी संख्या के आधार पर उनको नौकरियां मिलनी चाहिए, तो कोई एक वर्ग ही उन नौकरियों को, ब्राह्मण और कास्ट सेक्स में सारी नौकरियां ले जाया करते थे स्वतंत्रता के बाद में, जब तक कि आरक्षण लागू नहीं किया गया। सौभाग्य दुर्भाग्य कि मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन पढ़ाते समय जो सच है उसे ही बताना है ना। अब उस सच को नकारेंगे तो फिर काम नहीं चलेगा, इसलिए जो सच है उसे स्वीकार करना है। चलिए आर्टिकल नंबर 16 फिर से रिवीजन करते हैं। यू हैव टू फील इट।
आर्टिकल नंबर 16 सब क्लॉज 1 क्या कहता है कि इस देश में राज्य के अधीन, राज्य मतलब केंद्र सरकार या राज्य सरकार दोनों, राज्य के अधीन जो भी नौकरियां हैं उनमें किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। 16 सब क्लॉज 2 जन्म के आधार पर, बर्थ ऑफ जन्म निवास स्थान के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, जेंडर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आदर्श स्थिति है। लेकिन भारत में क्योंकि ये विविधतापूर्ण समाज है, इसमें इतने ज़्यादा शोषण, इतनी ज़्यादा समस्याएं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी कि इसे मानव आधार पर इसे बिल्कुल लागू नहीं किया जा सकता था। तो आर्टिकल नंबर 16 सब क्लॉज 3 में एक व्यवस्था की। उन्होंने कहा कि निवास स्थान के आधार पर पार्लियामेंट को अगर कोई नियम कानून बनाना है कि पर्टिकुलर जगह के लोगों को विशेष व्यवस्था की जाएगी तो वो 16 सब क्लॉज 3 के आधार पर कर दी गई। अब अगर कहते हैं कि जो पिछड़ा है, पिछड़े में यहाँ अति पिछड़ा और दलित सारे शामिल हैं, यानी वो लोग जो पिछड़े में आते हैं, दलित में आते हैं और सरकार को लगता है कि उनका पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन नहीं है, किसमें? गवर्नमेंट जॉब्स में, जो स्टेट और स्टेट्स के अधीन है, केंद्र और राज्य सरकारों के अधीन जो नौकरियां हैं उनमें उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, तो क्या होगा? प्रश्न आता है, अगर उसमें उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो क्या होगा? तो राज्य उनके लिए विशेष चीजें रिजर्व कर देगी और इसी आधार पर बाद में फिर आरक्षण बीपी सिंह जी ने लागू किया उसे, और उसमें 51% आरक्षण जो है ओबीसी और दलितों के लिए, 27% दलितों के लिए है और बाकी का 17% या कितना बचा, 21% शायद, 27, 20, 48 नहीं 23, ये तो टोटल 51% मैक्सिमम है, 49% था तो शायद 27% प्लस इतना बचा वो ओबीसी के लिए, ओबीसी के लिए 27% बचा हुआ दलितों के लिए आरक्षण प्रदान किया। मैं डाटा में थोड़ा कमजोर हूँ, मुझे तो आप देख लीजिएगा। खैर, तो हमने आर्टिकल नंबर 16 सब क्लॉज 4 समझ में आ गया, 16 सब क्लॉज 1, 16 सब क्लॉज 2, 16 सब क्लॉज 3 एंड 16 सब क्लॉज 4, ये चारों क्लियर हो गए यहीं पर, बिल्कुल नो डाउट, एनी डाउट यू कैन आस्क मी, कमेंट करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। आगे अब बात करते हैं 16 सब क्लॉज 4A के बारे में। कह रहे हैं इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में है जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में, यानी 16 सब क्लॉज 4A कहता है कि जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों SCs और STs के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी, और 15 सब क्लॉज 4B कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य की किसी वर्ग में की ना भरी गई। देखिए, जो 16 सब क्लॉज 4A कहता है कि राज्य को अनुसूचित जातियों और जनजातियों के पक्ष में जिनका राज्य की राय में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। 16 सब क्लॉज 4B कहता है कि मान लीजिए जो SC और STs के लिए, OBCs के लिए नहीं है, SC और ST की जो भी नौकरियां हैं, पद रिक्त हैं, उन रिक्त पदों में उस वर्ष अगर वो नहीं भरी जा सकी, ऐसे बहुत सारे पद आते हैं जो दलितों के लिए, ट्राइब्स के लिए होते हैं और वो फुल नहीं होते, तो क्या कह रहे हैं 16 सब क्लॉज 4B में कहा गया है कि उन्हें जब दोबारा नौकरी अगले वर्ष निकाली जाएंगी तो उन नौकरियों को उसमें जोड़ करके भरा जाएगा, ना कि अन्य वर्ग के लोगों को बची हुई नौकरियों में पुनः स्थान दे दिया जाएगा। अब ये शिक्षण व्यवस्था में भी लागू हो गया कि जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, पहले क्या होता था, सारे वर्गों से भर लिया जाता था। सपोज दैट कि कुछ चीज़ें ST और STs में खाली रहेगी तो जो कॉलेज होते था, जो उसका मैनेजमेंट था, ये दलील देता था कि ये सीटें खाली जाए, इससे अच्छा किसी भी वर्ग से भर लिया जाए, और आमतौर पे उसे जनरल क्लास से भर लिया जाता था। लेकिन अब सरकार ने व्यवस्था कर दी है कि अगर SC और STs के लिए कुछ सीटें शैक्षणिक संस्थाओं में खाली हैं तो उन्हें खाली रहने दिया जाए, अगले साल भर दिया जाए। तो 16 सब क्लॉज 4A SC और ST के लिए कहा गया कि उनके अगर उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो प्रतिनिधित्व दिया जाए, और 16 सब क्लॉज 4B में कहा गया है कि अगर वो सीटें वैकेंट हैं तो अगले बार उन सीटों को जोड़ करके पुनः उन्हें भरा जाए, उनमें और किसी वर्ग के लोगों का स्थान नहीं हो सकता। ये 16 सब क्लॉज 4B कहता है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ओके, अब बात करते हैं 16 सब क्लॉज 5 में। इस अनुच्छेद की कोई बात
किसी ऐसे वित्त के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी जो यह उपबंध करती है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप से संबंधित कोई पदाधिकारी या उसके शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशिष्ट धर्म का मानने वाला या विशिष्ट संप्रदाय का ही हो। कह रहे हैं कि इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसी किसी विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी जो यह उपबंध करती है कि किसी धार्मिक ऐसा, अगर मान लीजिए कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है तो उसमें SC ST OBC की ऐसी कोई व्यवस्था लागू नहीं होगी। उसमें जिस पंथ के आधार पर जो व्यवस्था कि इस पंथ के लोग में, इस धर्म के लोग में इस तरह से पूजा पद्धति में उनका अपॉइंटमेंट होगा, वहां पर यह व्यवस्था लागू नहीं होगी। 16 सब क्लॉज 5 भी समझ में आ गया होगा। 16 सब क्लॉज 6 कह रहे इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य के खंड 4 में लिखित वर्गों 4 जिसमें OBCs SCs के आरक्षण की बात करता है से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त तथा प्रत्येक वर्ग प्रवर्ग में पदों के अधिकतम 10% के अधीन आरक्षण के लिए भी कोई उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। ये नया जोड़ा गया है। 103वां अधिनियम 2019 की धारा 3 के अंतर्गत ये जो आर्टिकल नंबर 6 है, 16 सब क्लॉज 6 है, इसे 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। आर्टिकल नंबर 16 सब क्लॉज 6 ये है 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है। तो 103वां जो संवैधानिक संशोधन है इसके द्वारा इसमें जोड़ा गया और ये बताया गया कि जो 10% आरक्षण है किस वर्ग से, जो सामान्य वर्ग से है, उनको 10% तक आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। ये भारत सरकार ने 1/4/2019 को 14 जनवरी 2019 AD से लागू किया। ये व्यवस्था आपको 14 जनवरी 2019 से लागू होने में मिलती है। ये इस तरह से आप ये आर्टिकल नंबर 14 16 सब क्लास 6 कंप्लीट होता है आपका। अब आर्टिकल नंबर 16 आपका कंप्लीट हो गया। मुझे पता है कि आर्टिकल नंबर 16 ने बहुत समय ले लिया आपका, लेकिन एक बार अगर आपको कोई चीज समझ में 16 आ गई तो हमेशा के लिए आ गई ना, फिर उसमें दोबारा आपको कभी समस्या नहीं आने वाली। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 17 का। देखिए मैं बेरक के ओरिएंटेड पढ़ाऊंगा, इसमें जो चीजें लॉ के रूप में जोड़ी गई हैं वो कभी अन्य समय में आपको पढ़ाई जाएंगी। अभी फिलहाल जो हम लोग हैं वो बेरक के अनुरूप लेंगे। अब इतनी गर्मी होने लगी है और अगर मैं फैन चलाऊंगा तो आपको जो है सरसराहट की आवाज़ आएगी, क्वालिटी गिर जाएगी। और एसी की अभी सर्विस नहीं हुई है, आज जो शायद या कल सर्विस में आएंगे, तो उसकी सर्विस होने के बाद जो मेरी स्वेटिंग की समस्या है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। खैर अब हम लोग बात करते हैं, अगला जो टॉपिक है आर्टिकल नंबर 17 की। आर्टिकल नंबर 17 ये कहता है आर्टिकल नंबर 17 अस्पृश्यता का अंत। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी।
एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता का अंत। क्या कह रहे हैं? देखिए, भारत में जो एक वर्ग था, अगर आप देखें पुराना इतिहास की तरफ थोड़ा चलते हैं, आप सब जानते हैं वैसे ब्राह्मण, जिसे ऋग्वेद में ब्रह्म कहते थे, फिर क्षत्रिय जिसे हम छत्र कहते थे, फिर वैश्य जिसे हम विष कहते थे। अर्ली वैदिक में ये तीन ही वर्ग मिलते हैं, ये मान्य है। बाकी बहुत लोगों का मानना है कि दो प्रमुख वर्ग थे, और वैश्य जो वर्ग था अर्ली वैदिक में वो भी प्रमुख वर्ग नहीं था, क्योंकि व्यापार होता नहीं था। विष इसलिए बहुत प्रमुख वर्ग नहीं था क्योंकि ऋग्वेद के पुराने मंडलों में कोई भी उल्लेख हमें नहीं मिलता है। न्यूनतम एक आधे उल्लेख मिलते हैं, बहुत बड़े उल्लेख को ज्यादा नहीं मिलते। इसलिए अर्ली वैदिक में अगर रियल में देखें तो ब्रह्म और क्षत्र दो समाज थे, बाकी अन्य वर्ग था। विश्व वर्ग धीरे धीरे छोटा मोटा था, और फिर चौथा है शूद्र। ये हमें शूद्र ही है, और ये हमें लेटर वैदिक काल में मिलता है, ये हमें लेटर वैदिक इरा में मिलता है। तो जो हम बात कर रहे थे कि ये जो शूद्र वर्ग है जो लेटर वैदिक काल में आया, ये ट्रांसफरेबल था। शूद्र का बेटा ब्राह्मण, ब्राह्मण का बेटा शूद्र, ब्राह्मण का बेटा क्षत्रिय, क्षत्रिय का बेटा शूद्र, वैश्य का बेटा ब्राह्मण, ब्राह्मण का बेटा वैश्य, कुछ भी ट्रांसफरेबल था। यानी वर्ग के काम के आधार पर किसी व्यक्ति की पहचान थी। मेरा बेटा अगर सेना में चला जाए तो वो क्षत्रिय हो जाता था, मेरा बेटा अगर व्यापार करने लगे, मैं ब्राह्मण हूं, मेरा बेटा अगर व्यापार करने लगे तो वैश्य है, मेरा बेटा अगर मंदबुद्धि है, किसी कुछ नहीं कर पा रहा है तो समाज पर डिपेंडेंट होगा, तो क्या करेगा? वो सेवा करेगा, सेवा भाव, अपना जीवन किसी तरह से तो जीविका जिएगा। मेरे गांव में मेरा एक नौकर है, या मेरे घर में काम करता है, नौकर ना कहे गलत शब्द है, रमन नाम है उनका, वो काम करता है, ब्राह्मण है, मंदबुद्धि, उसकी शादी होने वाली थी, उससे समय उसकी माँ खत्म हो गई, फिर वो शादी नहीं हो पाई किसी कारणों से। फिर क्या हुआ? उसके भाई बाहर रहते हैं, प्रॉपर्टी उन्होंने इसलिए लिखवा ली क्योंकि कोई दूसरा लिखवा लेता, ठीक है, बट उसकी जीविका के लिए कोई व्यवस्था वो नहीं कर पाए। पिछले 25 साल से वो हमारे घर में रहता है, सेवा करता है। तो जन्म से तो वो ब्राह्मण है, पर कर्म से वो शुद्धत्व का कार्य कर रहा है। ये समझना होगा, ये वैदिक व्यवस्था में था। लेकिन धीरे धीरे चीजें गड़बड़ हुई, और ये जो सूत्र वर्ग है, सारे वर्ग, ये जो सारे वर्ग हैं, जो सारे क्लास हैं, ये जो क्लास है, ये क्लास कास्ट में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्टेड हो गया, कन्वर्ट हो गया किसमें? कास्ट में। जब कोई चीज गड़बड़ हो जाती है उसका डाउनफॉल आता है। क्लास था, क्लास बदला जा सकता है, कास्ट नहीं बदली जा सकती। तो इसीलिए भारत में कहा जाता है कास्ट नहीं बदली जा सकती। अमिताभ अग्निहोत्री जी से मेरा जो 2 मार्च को पहला लाइव सेशन हुआ था, मेरे जीवन का पहला एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, तो उसमें वही बता रहे थे वो मुझे कि पांडे जी लिख लीजिए, इस देश में धर्म बदला जा सकता है, कास्ट में। मुझे हंसी आई। मैं मेरे क्लास में सबसे पहले यही बताता हूँ कि किसी को अपना धर्म इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि इस देश में जिस कास्ट में आप पैदा हो वो कास्ट आपका साथ मरने के बाद भी नहीं छोड़ेगी। आज उनकी वजह से मुझे याद आ गई अमिताभ अग्निहोत्री जी की। वो अगर उन तक मेरा लेक्चर है कभी पर चर्चा पहुंचेगी तो अच्छा ही रहेगा। खैर, अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि जो ये सूत्र अस्पृश्य हुआ, जो मौर्य काल तक, लेटर मौर्य तक आते आते बहुत ज्यादा तेजी से अस्पृश्य हो गया। चाणक्य इतना ज्यादा कठोर हो गया कि वो क्षत्रिय नहीं बन सकता था, क्षत्रिय के लिए दूसरे को शासक बनाया। यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सूत्र में अब जन्म के आधार पर मौर्य एम्पायर में तय होने लगी थी। धीरे 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 लेटर मौर्य गुप्त, लेटर गुप्त, तो फिर जो आगे समय लेटर गुप्त का आया हर्ष के समय के काल में, तो जो शूद्र वर्ग है लगातार लगातार उसको शोषण का सामना करना पड़ा। और वो शोषण इस हद तक था कि अगर शूद्र रोड से जा रहा है, उसकी छाया पड़ गई तो हमारे पंडित जी अपवित्र हो जाते थे। ये सामाजिक विकार जो जन्म के आधार पर डिवीजन था क्लास का, वो कास्ट का बन गया। यानी अब शूद्र का बेटा कितना भी योग्य हो,
ब्राह्मण नहीं हो सकता। ब्राह्मण का बेटा कितना भी अयोग्य हो वो शूद्र नहीं हो सकता था। ब्राह्मण है जन्म जाते, जन्म से ब्राह्मण हो गया। जबकि हमारे यहाँ पहले नियम क्या था, जन्म जाते शूद्र। मेरी संस्कृत बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी जो श्लोक थोड़ा बहुत याद है मैं बता देता हूं। जो जन्म से सभी हम शूद्र होते हैं, बाद में कर्म के आधार पर हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र होते हैं। उस व्यवस्था ने इतना जकड़ लिया था तुर्कों के समय में, मुगलों के समय में, हर्ष के समय में, हर्ष मुगल तुर्क या उसके पहले गुप्तों के समय में, हर्ष के वो पुराने समय से, मौर्य से शुरू हुआ शोषण, और वो डिग्री बढ़ती चली गई। अंग्रेजों ने भी भारतीय सामाजिक व्यवस्था में कोई हाथ नहीं लगाया, ज्यादा कुछ किया नहीं। 1947 में स्वतंत्रता मिलने के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने, जैसे बी आर अम्बेडकर जी प्रमुख है और सारी उनकी टीम ने मिल करके तय किया कि अब अस्पृश्यता को नहीं रखेंगे। क्यों? यूनिटी और इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और देश की आत्मा क्या कहती है प्रेम्बल में कि देश की एकता और अखंडता के लिए हम काम करेंगे। और देश की एकता और अखंडता तब आएगी जब उसमें ब्रदरहुड आएगी, बंधुता आएगी, भाईचारा आएगा। और बंधुता और भाईचारा कब आएगा? जब कास्टिज्म खत्म होगा, जब धर्म के आधार पर पहचान खत्म होगी, जब क्षेत्र के आधार पर पहचान खत्म होगी। तो इसलिए दोस्तों, क्षेत्र के आधार की जो पहचान है, धर्म के आधार की जो पहचान है, उसे खत्म करना जरूरी था। इसलिए, और दूसरा, मानव को मानव रहने के लिए मिनिमम अधिकार चाहिए। कोई व्यक्ति किसी जात का है, आपने उसे जन्म से ही शूद्र मान लिया, तो उसके अधिकारों को वो मनुष्य कहाँ रहा जहां उसके जन्म लेते ही तय हो जाता है? वो थ्योरी ऑफ कर्म कहाँ जाएगा? भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कर्म का फल मिलता है। तो क्या कर्म का फल ये है पूर्व जन्म का जो शूद्र बन गया? इस जन्म में जो कर्म करेगा उस जन्म के कर्म का फल उसी जन्म में मिलना चाहिए ना। क्या इस जन्म में फल करके अगले जन्म का इंतजार करे? तो थ्योरी ऑफ कर्म को जो ईश्वर ने निर्धारित किया है उसको भी हमें मानना पड़ेगा। तो जो अस्पष्टता निवारण अधिनियम है, इसमें हम बाद में इसको और अनटचबिलिटी को लेकर अलग एक लेक्चर लेंगे, आपके क्लास पढ़ाएंगे। फिलहाल जो अस्पष्टता कहा गया, सीधे कह गया क्या अनटचबिलिटी इज एबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस ऑफ एनी फॉर्म ऑफ फॉरबिडन इज फॉरबिडन। द enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offense punishable in accordance with law। अस्पष्टता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पष्टता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध। किसी को भी आप कि आप अस्पष्ट है इसलिए ये नहीं करेंगे, आप अनटचबिलिटी इसलिए ये नहीं करेंगे। शुद्ध हिंदी शब्दों में जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन से भारत का कोई वर्ग, कोई कास्ट, कोई रिलीजन, कोई व्यक्ति अनटचबल नहीं रहा, अस्पृश्य नहीं रहा। ये बात तय कर दी गई है। आर्टिकल नंबर, चलिए 17 कंप्लीट हो गया। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट आर्टिकल आज का, आर्टिकल नंबर 18, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत। Abolition of titles, abolition of titles, उपाधियों का अंत। अब हम लोग जब इसमें बात करेंगे, पहला 18 सब प्लस 1 क्या कहता है? राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई और उपाधि प्रदान नहीं करेगा। करें, नो टाइटल नॉट बीइंग ए मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट। यानी राज्य के राज, सेना और विद्या से संबंधित उपाधि दी जाएगी और कोई भी उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। क्यों? स्वतंत्रता के पूर्व जितनी उपाधियां भारत में प्रदान की जाती थी वो डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करती थी। वो अंग्रेजों की बटरिंग करिए और सर के बाद ले जाइए। तो इस तरह बहुत सारी जो टाइटल्स थे वो टाइटल्स अंग्रेजों के द्वारा प्रदान किए जाते थे, वो जो भारतीयों और भारतीयों के बीच में विभेद पैदा करते थे।
तो उस विभेद को रोकने के लिए एबोलिशन ऑफ टाइटल और कर दिया गया। और क्या कहा गया कि वो सेना के लिए जैसे पद्म और विद्या के लिए पुरस्कार दिए जाएंगे, जैसे परमवीर चक्र है, वीर चक्र है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण, इस तरह के बस पुरस्कार मिलेंगे, बाकी और कोई पुरस्कार राज्य प्रदान नहीं करेगा। अब है आर्टिकल नंबर 18+2, क्या कह रहे हैं? नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। करें भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। आदर्श स्थिति हमने कह दी, कोई भी नागरिक विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि नहीं लेगा। फिर आगे हम बात करेंगे लॉ में, पहले वो स्पष्ट कर देता कि ये नहीं करना है, फिर अगर कुछ करना है तो विशेष छूट दे देता है। विशेष छूट आगे आपको अगले आर्टिकल में दिखाई देगी। मेन बात क्या है कि कोई भी भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं लेगा, ये एक मेन मोटो है। लेगा तो आगे कैसे ले सकता है वो एक अलग बात है। आर्टिकल नंबर 18+3 कहता है कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, क्या करें? नो पर्सन हु इज नॉट ए सिटीजन इन इंडिया शैल व्हाइल ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट। कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है लेकिन राज्य के अंतर्गत कोई लाभ का पद धारण करता है, एक्सेप्ट विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट एनी टाइटल फ्रॉम द फॉरेन स्टेट। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो विदेशी है, भारत का नागरिक नहीं है, लेकिन राज्य के अंतर्गत वो कोई पोस्ट उसको स्पेशल प्रोवाइड की जाती है, तो देश का नागरिक ना होते हुए भी, नागरिक है तो उसे पूछना ही पड़ेगा, लेकिन अगर अमेरिकन है, भारत में आया और किसी राज्य की पोस्ट के लिए उसे स्पेशली अपॉइंट किया गया, तो भारत का नागरिक ना होते हुए भी भारत के बाहर से कोई भी उसे पद प्रदान किया जाएगा, कोई भी उसे जो है टाइटल दिया जाएगा, तो उस टाइटल को वो नहीं ले सकता जब तक वो राज्य परमिशन ना करे। अगला 18+4 क्या कह रहे हैं? राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट शैल विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट एलिमेंट और ऑफिस ऑफ एनी काइंड फ्रॉम अंडर द फॉरेन स्टेट। कोई भी व्यक्ति जो राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करता है विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी भी रूप में, विदेशी पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, भूटान या कोई अमेरिका, कोई भी हो, उससे या उसके अधीन कोई भी किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि राष्ट्रपति की सहमति के बगैर स्वीकार नहीं करेगा। यानी आप देखेंगे कि जो आर्टिकल नंबर 18 है वो क्या कहता है? 18 कहता है कि उपाधियों का अंत किया जाता है। यानी इस देश में जो उपाधियों के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है वो अब डिस्क्रिमिनेशन समाप्त किया जा रहा है। अब केवल 2 क्षेत्र ऐसे हैं जो सेना है और विद्या है, वो वाले तो उपाधियां प्रदान की जाएंगी, उसके सिवाय अब कोई भी उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। दूसरा है कि भारत का अगर कोई नागरिक है वो विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। अगर उसे स्वीकार करना है 18+4 तो राष्ट्रपति से परमिशन लेना होगा। यानी 18+2 को 18+4 के साथ जब पढ़ेंगे तो उसकी कंप्लीट बात समझ में आ जाएगी। इसीलिए कानून को आप देखोगे अलग अलग तरीके से लोग पढ़ते हैं। मान लीजिए मैं हूं और मुझे विदेश से कोई उपाधि लेनी है, तो कोई भी कहेगा 18+2। आलोक पांडे कोई बात ले ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि 18+2 में लिखा हुआ है कि भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन वो 18+4 को भूल जाता है कि अगर मान लीजिए ऐसा कुछ वो करता है तो राष्ट्रपति से परमिशन लेके कर सकता है। 18+4 में भी तो है। तो 18+2 को 18+4 के साथ पढ़ा जाएगा। कानून पहले ये बता देता है कि क्या नहीं करना है, फिर उसके बाद उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ कुछ करने की छूट देता है। इस बेसिक चीज को समझना होगा। जब तक ये बेसिक बात हमारे समझ में नहीं आएगी तब तक चीजें क्लियर नहीं हो पाएगी।
तो शायद मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि आर्टिकल नंबर 18 क्या कहता है। वो उपाधियों के अंत की बात करता है, जिसमें राज्य सेना और विद्या के सिवाय किसी प्रकार की उपाधि नहीं ले सकता है, और अगर उपाधि लेना है तो उसे राष्ट्रपति से परमिशन लेना होगा। अगर कोई विदेशी व्यक्ति भारत में सरकारी पद पर है, राज्य के अधीन किसी लाभ के पद पे कार्य कर रहा है, तो विदेशी होते हुए भी वो किसी विदेशी राज्य की कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बगैर स्वीकार नहीं। यानी अगर हम कोई टाइटल भारतीय हैं तो भी हम राष्ट्रपति के बगैर कंसल्ट के कोई टाइटल, कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकते। अगर हम विदेशी हैं, कोई व्यक्ति यूएसए से आया, कनाडा से आया, अमेरिका से और रशिया से आया, फ्रांस से आया, कहीं से भारत में किसी सरकारी पद या लाभ के पद पर अपॉइंट है, तो वो ये लॉजिक नहीं दे सकता कि वो भारत का रहने वाला नहीं है, इसलिए वो कोई उपाधि ग्रहण कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आर्टिकल नंबर 16, 17 और 18 ये तीनों अनुच्छेद आपको समझ में आए होंगे। अब जो अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कल, वो है आर्टिकल नंबर 19, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम की बात करता है, स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है, जिसको लेकर हमें बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। तो उन पर हम लोग जो है कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग पर चर्चा करेंगे। आज का लेक्चर हम लोग यही समाप्त करते हैं। नमस्कार।